नमस्कार। आज हम अध्ययन करेंगे बीए सेकंड ईयर के पेपर फर्स्ट के अंतर्गत रीतिकाल की परिस्थितियाँ। तो किसी भी युग के साहित्य के निर्माण में उस युग की उस समय की परिस्थितियों का अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जिस प्रकार की उस समय की परिस्थितियाँ होती हैं उसी के अनुरूप साहित्य का सृजन किया जाता है, उसी के अनुरूप साहित्य लिखा जाता है। तो एक तरह से हम यह कह सकते हैं कि साहित्य के निर्माण में उस समय की परिस्थितियों का अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान होता है। परिस्थितियों के आधार पर ही काव्य का सृजन किया जाता है, काव्य को लिखा जाता है। तो हम आज जानेंगे कि रीतिकाल के अंतर्गत किन परिस्थितियों का योगदान रहा, किन परिस्थितियों के आधार पर काव्य का सृजन किया गया। तो आइए आज हम जानते हैं रीतिकाल की परिस्थितियों के बारे में। रीतिकाल में 4 प्रकार की परिस्थितियां रहीं: राजनीतिक परिस्थिति, सामाजिक परिस्थिति, सांस्कृतिक परिस्थिति और साहित्य व कला के क्षेत्र की परिस्थितियां। इन चारों ही परिस्थितियों का उस समय के साहित्य के निर्माण में जो अपना प्रभाव रहा, तो इनको हम जानते हैं, इनके बारे में आज हम पढ़ेंगे, जानेंगे आज हम इन्हें। रीतिकाल की जो 4 परिस्थितियां हैं: राजनीतिक परिस्थिति, सामाजिक परिस्थिति, सांस्कृतिक परिस्थिति और साहित्य व कला के क्षेत्र की परिस्थिति। भाषा व साहित्य के निर्माण में युगीन वातावरण का विशेष योगदान हुआ है, क्योंकि युगीन वातावरण उस समय के उस युग के वातावरण से में राजनीति, समाज, संस्कृति, साहित्य और कला, इन मूल्यों के द्वारा ही उस युग का वातावरण निर्मित होता है। और यहाँ हम रीतिकाल की जो परिस्थितियों का उल्लेख कर रहे हैं वो इस प्रकार से हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे राजनीतिक परिस्थिति। राजनीतिक दृष्टि से जो रीतिकाल का समय है, यह काल मुगलों के शासन के वैभव के चरम उत्कर्ष के, उनके बिल्कुल उन्नति का काल था। उसके बाद उसके ह्रास का, पतन का और विनाश का युग कहलाया। तो यह काल मुगल काल के जो चरमोत्कर्ष के बाद उसके ह्रास का, उसके पतन का, विनाश का काल कहलाया रीतिकाल। शाहजहां के शासनकाल में मुगल वैभव अपनी चरम सीमा पर जहां रहा। जहांगीर ने अपने शासनकाल में राज्य का जो विस्तार किया, शाहजहां ने उसकी इतनी वृद्धि कर दी थी कि उत्तर भारत के अतिरिक्त दक्षिण में अहमदगढ़ राज्य तथा उत्तर पश्चिम में सिंध के लहरी बंदरगाह से लेकर असम के सिलहटन और अफगान प्रदेश के बिस्त के किले से लेकर दक्षिण के ओसा तक एक छत्र साम्राज्य की स्थापना हो गई। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि किस प्रकार से जो है मुगलों का शासन चरम उत्कर्ष पर था, किस प्रकार से जहांगीर ने और शाहजहां ने अपने शासन को स्थापित किया, एक छत्र साम्राज्य की स्थापना की। देश में सामान्य रूप से शांति थी, राजकोष भरा पूरा था, ताजमहल और मयूर सिंहासन का भी निर्माण हो चुका था। पर इसके पश्चात शाहजहां के रुग्ण होने से, उसके रोगी होने से, उनके बीमार होने से उनकी मृत्यु की अफवाह फैलने के कारण सन 1658 ईस्वी में उनके पुत्रों में सत्ता के लिए आपसी संघर्ष आरंभ हो गया। और यह संघर्ष, इसके पतन का कारण कह सकते हैं हम। वैभवशाली साम्राज्य इस संघर्ष से ह्रासोन्मुखी हो गया, एक ह्रास की तरफ, एक अपने विनाश की तरफ बढ़ता गया। उनका ज्येष्ठ पुत्र, शाहजहां का ज्येष्ठ जो पुत्र था, सबसे बड़ा पुत्र दाराशिकोह को छोटा पुत्र जो औरंगजेब ने हत्या करके शासन की बागडोर संभाली। वैसे ही जागीरदार राजाओं और हिंदुओं के धार्मिक उपद्रव आरंभ हो गए, उनके बीच में आपसी अनबन शुरू हो गई। औरंगजेब के पश्चात 1707 में उनके पुत्रों के बीच में फिर संघर्ष हुआ और औरंगजेब का दूसरा पुत्र मुअज्जम गद्दी पर बैठा। इस संघर्ष में ही वह कुछ उदार था, परंतु अधिक समय तक जीवित नहीं रह सका, सिंहासन खाली हुआ। उसके बाद 1712 ईस्वी में इस राज्य का भी पतन आरंभ हो गया। लगभग 50 वर्ष तक शासन पर एक प्रकार से स्थिर न रह सका। यह बात तो रही केंद्रीय शासन की। जहाँ तक प्रदेशों का प्रश्न है, रीति काव्य की रचना के क्षेत्रों में जैसे कि अवध, राजस्थान, बुंदेलखंड की कथा भी कुछ ऐसी थी। जैसा प्रभाव वहाँ था तो वैसा ही प्रभाव यहाँ था। अवध के विलासी शासकों का अंत भी मुगल साम्राज्य के समान कारुणिक था, अत्यंत ही दुखदायक था।
राजस्थान में भी विलास और बहुपत्नी प्रथा थी। मुगल साम्राज्य के समान ही हिंदू रजवाड़ों और अवध के नवाबों को अंततः अपना कारुणिक अंत देखना पड़ा। उनके अंत की बहुत ही बुरी स्थिति हुई। तो ये थी राजनीतिक स्थिति, किस प्रकार से जो ह्रास की तरफ, पतन की तरफ, विनाश की तरफ जो बढ़ती गई और सब कुछ किस प्रकार से नष्ट हो गया। इसी श्रृंखला में हम अगली परिस्थिति देखते हैं, सामाजिक परिस्थिति। तो रीतिकाल के अंतर्गत सामाजिक परिस्थिति कैसी रही उसके बारे में हम पढ़ते हैं। सामाजिक दृष्टि से भी इस काल को आदि से अंत तक घोर अंत पतन का, अधःपतन का ही योग कहा जा सकता है। जैसी राजनीतिक परिस्थिति थी विनाशकालीन, उसी का समान सामाजिक परिस्थिति थी। तो यह भी अधःपतन का ही काल थी। इस काल में सामंतवाद का बोलबाला था, सामंतों का युग था ये, और सामंतशाही के जितने भी दोष हुआ करते थे उनका प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रभाव जनमानस पर, सामान्य जनजीवन के पर दिखाई दे रहा था, उस पर पड़ रहा था। सामाजिक व्यवस्था का जो केंद्र कहलाता है बादशाह, उसके अधीन थी सामाजिक व्यवस्था। मनसबदार और अमीर उमराव, इसके बाद ओहदों के अनुसार दूसरे कर्मचारी आते थे। सबका अपना जो कर्तव्य कर्म था, अपने से ऊपर वालों को प्रसन्न करना, सबकी जो है जी हजूरी करना था। और नीचे वालों को तो ये अपनी एक संपत्ति मात्र समझते थे, उन पर अपना अधिकार जताते थे। और गरीबों की आर्थिक स्थिति बहुत ही शोचनीय थी, बहुत ही बुरी अवस्था में थे, जिसके बारे में विचार करना ही अत्यंत शोचनीय कार्य है। और शासन एवं संपन्न वर्ग जो है श्रम के बिना संपन्न होता जा रहा था, और गरीब जो है शोषण के साथ और शोषण का शिकार होता जा रहा था। जन साधारण की चिकित्सा, शिक्षा, संपत्ति रक्षा आदि का भी इस काल में कोई भी किसी भी प्रकार का प्रबंध नहीं था। अर्थात एक तरह से ये कह सकते हैं कि इस युग में जनसाधारण की तरफ किसी भी प्रकार का कोई ध्यान नहीं दिया गया था। और ऐसी शोचनीय अवस्था में यदि लोग भाग्यवादी और नैतिक मूल्यों से रहित थे तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। लोग इस दिशा में बढ़े तो ये कोई अनोखी बात नहीं कही जा सकती। नारी को अपनी संपत्ति मानकर ही उसका भोग इनके जीवन का मूल मंत्र रह गया था। नारी की स्थिति भी बड़ी ही दयनीय थी। किसी की कन्या का अपहरण अभिजात वर्गों के लोगों के लिए साधारण सी बात थी। उनके लिए कोई बड़ा मुद्दा नहीं थी, कोई बड़ी बात नहीं थी, ये उनमें एक आम बात थी। अल्पायु में ही लड़कियों का विवाह कर दिया जाता था इसी भय के कारण। बेगमों और रक्षितों के अगणित संख्या होते हुए भी ये लोग वेश्याओं के यहाँ पड़े रहते थे, उनके आश्रय में जाते थे। उनके इशारों पर लोगों के भाग्यों का निर्माण तक हो जाता था। उस समय जनसाधारण की स्थिति अत्यंत शोचनीय थी। स्त्रियों की, नारियों की स्थिति बहुत बुरी थी, और जो है वेश्याओं के पास यहाँ राजाओं का जाना था। तो एक तरह से कह सकते हैं कि सामाजिक अवस्था उस युग की बहुत ही शोचनीय थी, बहुत ही दयनीय थी। इसी के बाद हम आगे नज़र डालते हैं उस युग की सांस्कृतिक परिस्थिति। उस समय की सांस्कृतिक परिस्थिति क्या थी। सामाजिक अवस्था जिस प्रकार से शोचनीय थी, दयनीय थी, उसी के समान इस युग में सांस्कृतिक अवस्था भी अत्यंत ही शोचनीय थी। अकबर, जहांगीर और शाहजहां की उदारतावादी नीति तथा संतों और सूफियों के उपदेश के परिणाम स्वरूप हिंदू और इस्लाम संस्कृति के निकट आने का जो उपद्रव हुआ था वह औरंगजेब की कट्टरता के कारण समाप्त हो गया था। जो हिंदू और मुस्लिम, इस्लाम की जो संस्कृति आपस में कुछ निकटता का प्रयास कर रही थी, एक होने का जो प्रयास कर रही थी, परंतु जब औरंगजेब की जो कट्टरतावादी नीति सामने आई, उससे यह सब कुछ समाप्त हो गया, नष्ट हो गया। हिंदी भाषी क्षेत्रों में जिन वैष्णव संप्रदायों का प्रभाव था, उन्हीं के जो पीठाधीश थे वो इतने लोभी थे, इतने लालची थे कि वो अपने लोभवंश राजाओं और जो वहाँ के श्रीमान, जो श्रेष्ठ थे, उन्हीं को गुरु की दीक्षा देने लगे थे। मंदिरों में भी तब ऐश्वर्य और विलास की ही लीला होती थी, और यह स्थिति यहाँ तक पहुँच गई थी कि हिंदू जो है अपने आराध्य राम और कृष्ण का अतिशय श्रृंगार ही नहीं करने लगे थे, उनकी लीलाओं में अपने विलासी जीवन की संगति भी खोजने लग गए थे। तो यहाँ पर जो ईश्वर भक्ति है वो ईश्वर से नाता ना रहकर एक अपना भावनाओं को व्यक्त करने का, अपनी विलासिता भावनाओं को व्यक्त करने का एक माध्यम बन गया था। दूसरी ओर ये भी कह सकते हैं कि उनकी लीलाओं में उन्होंने जो विलासी जीवन जो है संगति उस खोजी थी,
एक विलासी जीवन का प्रदर्शन करने लगे थे। और इस्लाम धर्म पर इस विलासी वैभव का सीधा प्रभाव तो नहीं पड़ा, पर रूढ़िवादिता के अत्यधिक बढ़ जाने के कारण ये जीवन की वास्तविकता से हट गया था। नमाज, रोजे आदि जो यथाविधिक पालन को धर्म समझने के कारण आध्यात्मिक प्रभाव इन पर नहीं पड़ रहा था, जिससे कि व्यक्ति के संस्कारों में उदारता आती। तो सांस्कृतिक दृष्टि से भी ये काल अत्यंत पतन का शोचनीय काल रहा। यहाँ पर जो पीठाधिकारी थे वो केवल उच्च राजाओं को, उच्च पदों को, उच्च श्रीमानों को ही अपनी गुरु दक्षिणा देते थे। सामान्य जनता तक ये नहीं पहुँच सकती थी। और मंदिर भी जो है विलास का माध्यम बन गए थे। राम कृष्ण जो उनके थे देवता, उनकी भी जो है आराधना का कोई मार्ग नहीं था, उनकी तरफ भी कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा था। उसमें भी वैसी भक्ति काल जैसी जो है भक्ति भावना नहीं रह गई थी। और जो राम और कृष्ण का जो अब चित्रण किया जा रहा था वो एक श्रृंगारिकता पूर्वक चित्रण था, मार्शल चित्रण था, विलासी जीवन को जो व्यक्त करता था। और यही हाल हिंदुओं के साथ साथ मुस्लिम धर्म का था। नमाज, रोज़ों की यथाविधि पालन को ही धर्म समझने के कारण जो आध्यात्मिकता का प्रभाव तो वो वैसा नहीं दिखाई दे रहा था, जो कि व्यक्ति के संस्कारों में उदारतापूर्ण दिखाई देता था। तो ये थी सामाजिक स्थिति। अब अंत में हम दृष्टि डालते हैं साहित्य को, कलाओं की स्थिति क्या थी रीतिकाल में, उसके बारे में। साहित्य और कला की दृष्टि से ये युग पर्याप्त समृद्ध रहा। इसके बारे में ये कहा जा सकता है रीतिकाल के बारे में, साहित्य और कला के क्षेत्र में यह जो एक समृद्ध युग कहा जा सकता है। इस काल के कवि और कलाकार साधारण वर्ग के व्यक्ति तो थे, परंतु वो उनका कार्य था अपने आश्रयदाताओं को, अपने सम्राटों को अपने काव्य के माध्यम से प्रसन्न करना, उनकी प्रशंसा करना। तो इस काल के जो कवि और कलाकार साधारण वर्ग के व्यक्ति थे, वो अपने आश्रयदाता मुगल सम्राटों, देसी राजाओं, नवाबों से इतना सम्मान उन्हें मिला था क्योंकि उन्होंने उनकी प्रशंसा की थी, प्रशंसापूर्ण काव्य लिखा था, उनके ही इच्छा अनुरूप काव्य लिखा था। समाज में उन्हें अच्छी प्रतिष्ठा मिली थी और प्रतिष्ठित लोगों में ऐसे कवियों की गणना होती थी। उचित सम्मानित कवि अथवा कलाकार का सर्जन व्यापार को ही प्रोत्साहित करने में सबसे अधिक सहायक रहा। तो इस प्रकार से इस युग में साहित्य और कला का जो समृद्ध काल कहलाया। कवि और कलाकार साधारण वर्ग के होते हुए भी अपने आश्रयदाताओं को प्रसन्न करते हुए खूब इन्होंने सम्मान प्राप्त किया और प्रतिष्ठित लोगों में इनकी गणना हुई। अतः यह स्वाभाविक ही था कि इन लोगों ने अपनी कला का गुण और परिमाण दोनों ही दृष्टियों से अधिकाधिक विकास किया। ये थी हमारी साहित्यिक परिस्थितियाँ। तो यह आज हमने पढ़ी रीतिकाल की राजनीतिक, सामाजिक, साहित्यिक और कला की परिस्थितियाँ क्या रही। आज हमने जाना कि किसी भी युग पर उस काल की परिस्थितियों का प्रभाव। धन्यवाद।